children, how are you doing? I'm sure doing really good. बच्चों, अभी तक हमने कई तरह की कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन एक तरह की कहानी वो भी हो सकती है जो फैक्चुअल है, जो रियल है, और वो किसी अनुभव या एक्सपीरियंस के बारे में हो सकती हैं. तो यूजुअली ऐसी कहानियाँ हम फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं. तो आप नोटिस करोगे ऐसी कहानियों में आई एज अ प्रोनाउन यूज़ होता है. आज हम एक ऐसी ही रियल एक्सपीरियंस वाली कहानी पढ़ने वाले हैं. अ गर्ल विद अ बास्केट. Unit 16. Children, in this story, the author describes his experiences during his journey from New Delhi to Ranikhet. He draws the real picture of India after independence. तो ये कहानी है ऑथर के एक जर्नी की जो शुरू होती है नई दिल्ली से रानीखेत तक. I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the wayside stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. तो ये कहानी शुरू होती है रानीखेत की तरफ, जो एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है. लेकिन अब जब ऑथर यहाँ विज़िट कर रहा है तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है. हर स्टॉप पे जो ऑथर था अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा पूरा खोल देते थे और प्लेटफॉर्म पर चलते थे. द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स. सो यहाँ पोर्टर्स और हॉकर्स मतलब जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं पोर्टर्स और हॉकर्स. Almost everyone was barefooted and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. यानी वहाँ पर इंग्लिश हार्डली किसी को आती थी. सब लोग barefoot थे यानी नंगे पाँव थे और लूज ढीले ढाले कपड़ों में थे. उस समय ज़्यादातर लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. तो यहाँ पर ऑथर आम जनता से बातचीत करके जानना चाह रहे थे कि अब देश में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, पल्स ऑफ द नेशन. और वो असलियत जानने की कोशिश कर रहे थे, ना कि सिर्फ जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में वो पढ़ रहे थे. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, 1,000 feet above sea level but tropical. The Ganga was brown silt, swollen with flood waters. It overflew, inundating thousands of acres of rice. To the northward jungles, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees. The home of tigers, elephants, pythons and cobras. Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan trees or by rows of paka trees, shaped like elms and having thick twisted trunks. Hot, humid air was moving in from the southwest. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations looking for food. The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. तो बच्चों यहाँ
राइटर ने, ऑथर ने जो पूरी जगह जहाँ से वो पास करे थे उसका बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये जो जगह थी रानीखेत की, ये अपर गंगा रिवर में पड़ती थी और ये बहुत ही रिच जगह थी, एज इन अगर हम नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फुल ऑफ नेचर, बहुत सारा अच्छा वेजिटेशन था, बहुत सारे एनिमल्स थे वहाँ, टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स, और जिस तरह का वेजिटेशन था, जो ट्रीज़ थे, वो उस सब के बारे में बताया है। तो वहाँ बहुत सारे बैनियन ट्रीज़ थे और पकर ट्रीज़ भी थे, और वहाँ के वेदर के बारे में बताया है कि इसके बावजूद भी, हिमालयन रेंज के वहाँ पर आने के बावजूद भी वहाँ पर हॉट और ह्यूमिड एयर ब्लो करती थी। और वहाँ के एनिमल्स के बारे में और बताया है कि जो मंकीज़ थे वो कैसे स्टेशन के आसपास खाने की तलाश में रहते थे। उस समय में वहाँ पर जो गांव थे, छोटे छोटे गांव जो रास्ते में ट्रेन से नज़र आते थे, वो बहुत ही सिंपल थे और वो मिट्टी के बने हुए थे। Their peaked roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo. Bamboo poles stretched across the rafters. That day, the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. तो इस तरह के वहाँ पर मिट्टी के सीधे साधे घर थे और जहाँ पर थोड़ी बहुत खेती हो रही थी उसके बाहर उन्हें पम्पकिन के जो कद्दू की बेल होती वो चढ़ती हुई दिख रही थी। और क्योंकि वो येलो होती है, पीले रंग की होती है, तो जो उसकी डल वॉल्स थी उन घरों की, सीधे सादे कच्चे घर, उसको वो डेकोरेट कर रहा था वो येलो कलर। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड एज सून एज आई alighted here means got down. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. तो जब ऑथर एक स्टेशन पे रुके, वहाँ उन्हें कुछ बच्चों ने घेर लिया और वो छोटी छोटी टोकरियाँ बेच रहे थे जो हाथ से बुनी गई थी। जबकि ऑथर ये पूरी बात नहीं समझ रहे थे उनकी, लेकिन फिर भी वो ये जान गए कि वो ये बास्केट्स उन्हें बेचना चाह रहे हैं। These were refugee children. When partition between India and Pakistan was decreed, means it was declared or ordered. Decreed. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. तो राइटर हमें ये बता रहे हैं ये बच्चे कौन थे। ये बच्चे रेफ्यूजी चिल्ड्रन थे, यानी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो हज़ारों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव उन्होंने किया, पलायन किया। पाकिस्तान से बहुत लोग भारत आ गए और भारत से कई लोग पाकिस्तान चले गए, क्योंकि तब जो रिलीजियस रेज था, जो गुस्सा था, जो दंगे हो रहे थे, उससे डर के वो इधर उधर जा रहे थे। और वो बहुत ही कठिन समय था उनके लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो कुछ भी नहीं ले पाए थे अपने घर छोड़कर। कुछ खाने का सामान, सिर्फ कुछ खाने का सामान लेकर ये लंबी यात्रा पर चल पड़े थे वो लोग, और उनमें से कुछ भूख के मारे वहीं पर मर गए, उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। अब उनमें से कुछ बच्चे बच गए थे जिनका कोई नहीं था, तो ये वही रेफ्यूजी बच्चे थे जो अब किसी तरह अपना पालन पोषण कर रहे थे। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities
setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. तो ये उन्हीं रिफ्यूजी फैमिलीज़ के बच्चे थे. उनके पेरेंट्स या जो रिश्तेदार थे वो जो सिटीज़ थी, जो शहर थे, वहाँ पर छोटा मोटा सामान बेचने का काम करने लगे थे. और वो शहर पहले ही काफ़ी भीड़ भरे थे, ओवरक्राउडेड थे. तो यहाँ वो रिफ्यूजीज़ भी आ गए थे. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. तो उन refugees में जो लोग फार्मर थे या जो किसान थे, उन्हें बहुत कम में गुजारा करने की आदत हो गई थी और उनकी जो सालाना इनकम थी, जो आय थी, वो बहुत ही कम थी, जो कि एक एवरेज $100 पर ईयर से भी कम थी. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of cheese. No tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. तो यहाँ राइटर हम पूरा एक कंपैरिजन दिखाते हैं कि उनकी आय कितनी कम थी. इतनी कम जितनी कि एस्टिमेट किया जा सकता है एक हफ्ते में $2, वो भी बहुत मुश्किल से कमाते थे वो बाय सेलिंग व्हाट दीज बास्केट्स. और वो जो बेच रहे थे उनको खरीदने वाले भी बहुत कम थे क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं थे. दैट नो डाउट वॉज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकास्ट्स. तो लोकास्ट यहाँ मतलब है जो एक इंसेक्ट होता है. तो जैसे लोकास्ट एक भीड़ में, एक स्वॉर्म में आते हैं अटैक करने के लिए, ऐसे ही उन बच्चों ने राइटर पे, जो एक अमेरिकन है, उन पे धावा बोल दिया. सो दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकास्ट. आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन. तो उन्हें लगा ये अमेरिकन हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, सारे बच्चे उन पर टूट पड़े. I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for ₹1, a lovely sewing basket for ₹1, a few fans for an anna or two apiece. My arms were filled and I had spent not 50 cents. तो राइटर ने इतनी सारी तरह तरह की बास्केट्स ली और उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 50 सेंट्स ही खर्चे. यानी वो कितने सस्ते दामों पर ये बास्केट्स बेच रहे थे. द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स मतलब कि वो बास्केट कितने की हैं. आई वॉज अ प्रिजनर completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. तो वेंडर here means जो सड़क पे अपना सामान बेचते हैं. अब एक छोटी सी लड़की, बहुत ही सुंदर 9 वर्ष की, उसे राइटर ने कहा है वो बहुत ही स्मार्ट बट अग्रेसिव वेंडर थी क्योंकि वो बहुत ही स्मार्टली अपना सामान बेच रही थी. शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल and she wanted ₹1.50 for it, about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. तो वो जो लड़की थी उसकी आंखों में आंसू थे. उसने इस तरह से प्लीड किया या रिक्वेस्ट की कि वो कोई भी जो हार्ट था, कोई भी जो दिल था, उसे पिघला सकती थी. My arms were full. I had no room, let alone any need for another basket. Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me.
तो अब राइटर के हाथ पूरे भर चुके थे, उन्होंने इतनी बास्केट्स खरीद ली थी और उन्होंने इसके पैसे दिए. I tried to explain that I could not buy the basket but extended that gratuity as a substitute. I realized once what offense I had given. अब वो अपनी बात उस लड़की तक नहीं पहुंचा पा रहे थे कि अब वो और बास्केट्स लेने की पोजीशन में नहीं है. The child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. तो ये जो बच्ची थी जो ऑलमोस्ट फटे कपड़ों में थी और दिख रहा था कि बहुत ही भूखी है, उसने खाना नहीं खाया है, उसने बास्केट में अपना हाथ डाला, वो पैसे लिए और उसने एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दिए. तो वो बहुत ही आत्मसम्मान वाली लड़की नज़र आ रही थी. There was only one thing I could do. I bought the basket. She wiped her eyes, smiled and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. तो अंत में राइटर ने कहा कि मैंने वो बास्केट उससे खरीद ली और उस समय उसने अपने आंसू पोंछ डाले और मुस्कराई और भागती चली गई अपने एक छोटी सी घास की कुटिया में जहाँ उस रात उसे शायद कुछ सेंट्स मिल जाएंगे. I told the story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. The people I saw in India, those in the villages as well as those in high offices, have both pride and lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. तो राइटर ने ये घटना, ये कहानी उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और कहा कि उन्हें किस तरह उस पल ही हमारे देश भारत से प्यार हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ के लोग कितने स्वाभिमानी हैं और कैसे वो अपनी आज़ादी को प्यार करते हैं. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. तो राइटर कहते हैं कि ये छोटी सी बच्ची जो इतनी स्वाभिमानी थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जो बहुत ही गरीबी से आ रही थी, उसने पूरे भारत की एक तस्वीर मुझे दे दी. And that was the warm soul of India. So children, that was a very interesting anecdote by an American author when he visited Ranikhet. I hope आपको ये anecdote, ये incident बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने देखा कि कैसे beautifully उन्होंने हर जगह को describe किया है. Try to read it once again, understand it and attempt the comprehension questions.